नमस्कार शोधार्थियों। आज क्योंकि कहना ज़रूरी है, सुधा उपाध्याय के YouTube चैनल पर सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में हम नरेश चंद्राकर जी के साथ हैं। नरेश चंद्राकर जी साहित्य में, कविता जगत में एक जाना माना नाम है। उनके कविता संग्रहों में अगर मैं बताऊं तो बातचीत की उड़ती धूल में, बहुत नर्म चादर थी जल से बनी, अभी जो तुमने कहा एक जगह पर, ऐसी कुछ कविता संकलन इनके प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने कुछ गद्य पुस्तकें भी रची हैं। साहित्य की रचना प्रक्रिया, चली के जंगल से, जन बुद्धिजीवी, एडवर्ड सईद के जीवन और रचना संसार पर इन्होंने ये काम किया है। हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के लिए, कविता के लिए उन्हें मंडलोई कविता सम्मान 2008 में मिल चुका है। आलोचना पुस्तक, साहित्य की रचना, साहित्य अकादमी पुरस्कार गुजरात से, हिंदी की कमर्शियल कविता संग्रह के रूप में अभी जो तुमने कहा का चयन, और इन देश विदेश में इनके पुस्तक रचना आज में शामिल इनकी कविताएं हैं। रेखता के हिंदी प्लेटफॉर्म पर और कवियों की सूची में अब शामिल हैं। श्री शिव कुमार मिश्र कविता तथा आलोचना सम्मान पुरस्कार योजना और पुरस्कार संयोजन में है। विभिन्न देश विदेशों में, भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में इनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। इनकी कविताओं के पोस्टर भी शोधार्थियों काफ़ी लोकप्रिय हैं। मेरी पसंद की पहली कविता है स्त्रियों की लिखी पंक्तियाँ। एक स्त्री की छींक सुनाई दी कल मुझे अपने भीतर, वह जुखाम से पीड़ित थी कि नहाकर लौटी थी कि आलू बघारे थे, कुछ ज्ञात नहीं, पर इतना जानता हूँ काम से निपट कर कुछ पंक्तियाँ लिख कर वह सोई थी। तभी लगा मुझे स्त्रियों के कंठ में रुधी असंख्य पंक्तियां हैं अभी भी, जो या तो नष्ट हो रही हैं या लिखी जा रही हैं तो सिर्फ ऐसे कागज़ पर जो कि कबाड़ हो सके, कभी पढ़ी लिखी जाएंगी वे मलिन पंक्तियां। कवि की ओर से एक सवाल है, स्त्रियों को लेकर उनकी चिंता और उनका चिंतन, दरअसल उनकी चुनौतियों को लेकर जीवन भर जो वो अपने को जुझारू रखती हैं अपनी जीवन यापन में, अपनी दिनचर्या में, दैनंदिन रोज़ परिवार की, घर की, संबंधों की ज़रूरतों में अपने को लगातार सिझाए दे रही हैं। ऐसी स्त्रियां, वे भी रचनाशील हैं, वे भी संघर्षरत हैं, रचनात्मक हैं, और नरेश चंद्राकर जी उनको चिन्हित करते हैं कि वे दिन रात अपने हर काम में व्यस्त होने के बावजूद जब वे रचनाशील होती हैं, जब वे कुछ रच रही होती हैं, कवितामयी उनका संसार होता है। सृजनशील होना स्त्रियों का प्राथमिक, बल्कि कहा जाए बुनियादी उनकी पहचान है ये, और नरेश चंद्राकर जी उन्हें पहचानते हैं, उन्हें चिन्हित करते हैं, ये बड़ी बात है। दूसरी कविता है ज़मीनें। पेड़ की शाखाओं से ही क्यों तरता है चांद, भूमाफियाओं की नज़रों, बिल्डरों की चालाकियों और नगर पालिकाओं की गड़बड़ियों में क्या इतनी भी ज़मीन नहीं बची है कि उतार सकें ज़मीन पर चांद कोई? क्या जीवन की हर सिमत से अब यही रहेगा हाल? क्या रचनाओं के संसार में अब कोई नहीं कह सकेगा कि अपनी ज़मीन पर खड़ा हूँ? साथियों, एक बड़ा कवि वही होता है जो दूरदर्शी हो और जो सृजनशील रहकर अपनी रचनात्मक यात्रा में अपने इर्द गिर्द को, अपने आसपास को चिन्हे पहचाने, और न केवल चिन्हे पहचाने बल्कि उनके दुख को, उनके सरोकार को अपनी कविताओं में लाए, और नरेश चंद्राकर जी ये काम करते हैं। दरअसल वे उन तमाम प्राकृतिक उपमानों जो सौंदर्य सूचक थे, जो सौंदर्य मापक थे, और सदियों से कवि उनको अपने साहित्य में, अपने जीवन में और अपनी कल्पनाओं में सजा कर, रचा बसाकर एक सुंदर संसार सजाता था। नरेश चंद्राकर जी चिंतित हैं और अपने इस चिंतन को वे आपसे साझा करते हैं शोधार्थियों, कि क्या यह सब कुछ यूं ही रह जाएगा? क्या ये अब कविता के संसार में या जीवन में, यथार्थ में सौंदर्य लेकर कभी नहीं आएगा? या क्या हमारा जीवन पहले जैसा फिर से सुंदर और नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर नहीं होगा? तो ये चिंतन वाकई खुद को लेकर नहीं,
अपने आसपास को, अपने परिवेश को, अपने अपनों को नरेश चंद्राकर जी उनके लिए चिंतित हैं और समूचे कविता संसार के लिए भी चिंतित हैं कि ये सौंदर्य उपमान जो हैं, ये सौंदर्य मापक जो हैं, ये धीरे धीरे रीख तो नहीं जाएंगे। तीसरी कविता है चुनाव का दिन। खासी पॉलिटिकल कविता लगी मुझे और ये कविता मुझे शोधार्थियों पढ़नी ही थी आपके बीच। चुनाव का दिन, सभी कह रहे थे फला चुनाव का दिन है, दोबारा लंबे अंतराल पर आएगा, चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। हर कोई अपने को सचेत जागरूक दिखाता है, अच्छा नागरिक दिखने की मुहिम में होता है। दिखना और होना का फर्क नरेश चंद्राकर जी इस कविता में आपको दिखाएंगे। मैं कहूँ चुनाव के बिना ही जब इतनी सुंदर पृथ्वी मिली है, कई सुंदर रास्ते मिले हैं, लोग मिले हैं, बैसाखी और ओणम मनाने के दिन मिले हैं, बहती हुई इतनी सुंदर शीतल मंद बयार मिली है, नदियाँ मिली हैं, ऋतुएं मिली हैं, गिनाने को बहुत कुछ है अप्रतिम जो बगैर चुनाव के मिला है। सारे नैसर्गिक सौंदर्य को, प्राकृतिक सौंदर्य को, जो ईश्वर प्रदत्त है, जो प्रकृति से हमें मिलती है और जो अपने होने में उसकी सुंदरता है, अपने नैसर्गिक होने में, वास्तविक होने में, तो उस यथार्थ को चीनते हैं नरेश चंद्रकर जी और उसको आपके सामने रूबरू कर देते हैं, आपके सामने साक्षात कर देते हैं उसका कि देखो इनकी प्राकृतिक सौंदर्य को पहचानो। जो कुछ मिला है वो चुनाव से नहीं मिला था, वो आपको आपकी ज़रूरतों के, आपकी चाहतों के मुताबिक, आपकी रुचियों को, आपके रुझान को देखकर आप उसे चुनते नहीं हैं, वो आपको ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है। इसलिए सोचता हूँ जो फिर आखिर ये चुनाव का दिन क्या है कि अगर पहले भी रहा है, पहले भी इसको लेकर उत्सव का माहौल रहा है, पहले भी इसको लेकर, तो फिर इसके बावजूद इतने दिन से हिंसा क्यों चल रही है? आत्महत्या की तरफ ले जाने वाले इतने रास्ते क्यों हैं? क्यों इतनी तरह तरह के डर हैं? इतनी ऊबड़ खाबड़ क्यों हमारी राहें? एक कुशल नागरिक को, एक सभ्य नागरिक को, एक सामाजिक को ये सवाल करने ही चाहिए। और कवि एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है अपने परिवेश को लेकर, अपने आसपास को लेकर, चुनावी माहौल को लेकर, राजनीति को लेकर, समाज को लेकर। और नरेश चंद्रकर जी आप सबको शोधार्थियों चेता रहे हैं कि जो वास्तविक रूप में नैसर्गिक चीज़ें थीं, प्राकृतिक चीज़ें थीं, वे सब अपने में होने में सुंदर हैं और वे सब आपको प्राप्त हैं बिना किसी चयन के, चुनाव के। तो अब चुनाव से भारी फेरबदल होने को क्या है? हर 5 वर्ष पर, हर एक लंबे समय के अंतराल पर चुनाव होते हैं। आप जिनको प्रतिनिधि बनाते हैं, चुनते हैं, क्या कोई तब्दीली आ पाती है आपके रहन सहन में, आपके आसपास में, आपके पर्यावरण में, आपके जीवन स्तर में, आपकी सोच के स्तर में? क्या कोई कहीं तब्दीली आ पाती है? और जब कोई ज़रूरी फेरबदल नहीं हो पाता, जब आपको आपकी जद्दोजहद में, आपके संघर्ष में कोई नया बदलाव या कोई सकारात्मक बदलाव नहीं हो पाता, तो नरेश चंद्राकर जी चिंतित हैं और कहते हैं तो फिर क्यों ये चुनाव? इनका औचित्य क्या है? कहीं गिद्ध की चोंच से नहीं गिरा है यह चुनाव का दिन? यानी और क्रूर ताकतें और हिंसक ताकतें और वर्चस्व और बपौती लिए हुए लोग कहीं आपकी शिनाख्त में, आपकी खोज में तो नहीं है? कहीं ये पशुवत लोग, ये अपने दबदबे और अपनी लाठी के बल पर नेतृत्व करते हुए लोग, कहीं ये ताकतवर लोग आपकी भीतर के, आपके जीवन के, आपके आसपास की नैसर्गिक सुंदरता को चुरा तो नहीं ले रहे? बहुत बेहतरीन कविता शोधार्थियों। अगली कविता है सूचियाँ। ये कविता भी मुझे विशेष पसंद आई। सभी सूचियों में है, रेल यात्रियों की सूची में नाम देखकर लगा, सभी सूचियों में है। सूची में है पेड़, मिट्टी के रंग, फूल की कलियां तक शामिल हैं सूचियों में। सूखी नदियों की सूची में है। सूर्य से उजला दिन तारीखों की सूची में है। सप्ताह के सारे वार अपनी एक छोटी सी अति प्राचीन सूची में है। कहाँ मुक्त हैं सूचियों से हरस्मित? ये मुक्ति की आकांक्षा, ये आज़ादी की आकांक्षा, ये उन्मुक्त होने की आकांक्षा,
ये सूचीबद्ध न होने की शर्त नरेश चंद्राकर की ये कविता विशेष शोधार्थियों, इसे आप अपने समकालीन पाठ्यक्रम में पढ़ते हुए, अन्य कवियों को पढ़ते हुए इसे ज़रूर चिन्हित करें कि सूचीबद्ध लोग हैं, यकसा एक जैसा फेहरिस्त में शामिल लोग हैं। और फिर इनकी चिंता केवल इन्हीं को लेकर नहीं होती। कहते हैं, कहाँ मुक्त है सूचियों से हर सिम, रचना की दुनिया में भी सक्रिय हैं सूचियां। खिन्न मन अपने समेटे में लिखा था त्रिलोचन ने, प्रगतिशील कवियों की सूची निकली है, उसमें त्रिलोचन का नाम नहीं। समकालीन कवियों की सूची से बाहर घसीट कर ही मार दिया गया था कवि मान बहादुर सिंह को। सूचियां बदलने में देरी ही कितनी लगती है भाई। ये जो खोह बनाते हैं, हम गिरोह बनाते हैं, दलबंदी करते हैं, और केवल दलबंदी नहीं, दलबदली करते हैं। और ये जो सूचियां बनती हैं किसी समूह विशेष को ध्यान में रखकर, किसी ग्रुप विशेष को ध्यान में रखकर, किसी दल विशेष को ध्यान में रखकर, दरअसल उससे आक्रांत हैं नरेश चंद्रकर। इस जो बिना परख के, जो बिना दखल के, बिना हस्तक्षेप के, बिना आकलन किए, बिना चिंतन किए सूचीबद्ध कर दिए जा रहे हैं लोग, ग्रुप्स में विभाजित हो रहे हैं, समूहों में अपने अपने हित समूह बना रहे हैं लोग। और ये केवल राजनीतिक तौर पर नहीं हो रहा, केवल समाज में नहीं हो रहा, आपके आसपास नहीं हो रहा, साहित्य जगत में, लेखन जगत में, रचना जगत में भी ये हो रहा है। और ये शर्मनाक है, क्योंकि कवि वो है जो दूरदृष्टा होता है, जो अपने आने वाली सदी को भी राह दिखाता है, दिशा देता है, उसे चिंतन देता है, उसे एक नया समाज गढ़ता है। वो समाज का बुनकर है रचनाकार, तो वो समाज बुन रहा होता है। और अगर वह भी किसी फेहरिस्त में शामिल है तो फिर आप उसे पक्षधर होने से कैसे बचा पाएंगे। तो ये पक्ष और विपक्ष को बड़े अच्छे से की पहचान करते हैं नरेश चंद्राकर जी, और आपको इस कविता के माध्यम से वे बताते हैं कि जो समूहबद्ध हो गए, जो सूची में शामिल हो गए, जो अंकों में शामिल हो गए, और जिनकी गणना अलग अलग दलों में, अलग अलग अपने निहितार्थों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो लोग शामिल हो गए, फिर वे कोई ज़रूरी फेरबदल समाज में नहीं कर सकते। कविता आगे कहती है, रचना की दुनिया में भी सक्रिय है सूचियाँ, खिन्न मन अपने सोनेट में लिखा था त्रिलोचन ने, प्रगतिशील कवियों की सूची निकली है जिसमें त्रिलोचन का नाम नहीं। समकालीन कवियों की सूची से बाहर घसीट कर ही मार दिया गया था कवि मान बहादुर सिंह को। सूचियां बदलने में देरी ही कितनी लगती है भाई, बहुत बुरा हाल है हमारे समय में सूचियों का। तो अगर त्रिलोचन ऐसा कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो साहित्य की दुनिया है, लेखन जगत है, जो थिंकर लोग हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि बुद्धिजीवी हैं, जो ज़रूरी फेरबदल समाज में, राजनीति में, पूरी व्यवस्था में और सत्ता में ला सकते हैं, जो आपके चिंतन को एक दिशा दे सकते हैं, जो आपके विचार को परिवर्तन दे सकते हैं, जब वही सूचीबद्ध हो जाते हैं तो उनके अपने निहितार्थ, अपने स्वार्थ उन पर हावी हो जाते हैं। फिर वे आपके दुख सुख की, आपके आसपास की, पर्यावरण में पसरा हुआ जो पक्षपात है उसको सूंघ नहीं पाते और उसी सत्ता का, उसी व्यवस्था का हिस्सा हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया शोधार्थियों, सचमुच बेहतरीन कविताएं, बहुत शुक्रिया।